नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो हमसे, आपसे, देश से सरोकार रखती है, और खबरों से बाखबर करके हम आपको उन तस्वीरों को दिखाते हैं जो आने वाले समय के लिए दिशा और दशा निर्धारित करती है। बात दिशा और दशा की हो रही है तो इन दिनों सिर्फ एक खबर है जो ये निर्धारित करने वाली है कि आने वाले समय में आतंक के खात्मे की जब बात आएगी तो उस बात में, इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से भारत का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि भारत ने आतंक के समूल विनाश का प्रण लिया है। और यही वजह है कि भारत अपनी तैयारी भी मुस्तैदी के साथ कर रहा है। चौतरफा पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। पहलगाम के हमले के बाद से जिस तरीके से भारत ने आतंक और आतंकिस्तान के खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़ दिया है, उस तरह से यह स्पष्ट हो चुका है कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो आतंकिस्तान को जड़ से खत्म कर सकता है। और यह बात दुनिया के देश भी समझने लगे हैं, क्योंकि भारत तैयारी ही कुछ ऐसा कर रहा है। जिस तरह से भारत ने सबसे पहले कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हुआ। भारत की तैयारियों से घबराया पाकिस्तान तरह तरह की गीदड़ भपकियां देता रहा, लेकिन भारत अपनी तैयारी में व्यस्त है। भारत गीदड़ भपकियां नहीं देता, भारत तो गरजता है, और यह गर्जना बब्बर शेर की होती है। इस गर्जना से ही पाकिस्तान घबरा चुका है। एक और गर्जना कल सुनाई देने वाली है, जब भारत हवाई अभ्यास करता हुआ आकाश में, नभ में अपनी ताकत पाकिस्तान को दिखाता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि भारत ने हवाई अभ्यास के लिए बाकायदा घोषणा कर दी है, जारी किया है नोटम। पाकिस्तानी सीमाओं पर होगा यह हवाई अभ्यास, और पाकिस्तानी सीमाओं में जब नभ में हमारी वायुसेना के ये विमान गरजेंगे राफेल की गर्जना से, सीधे तौर पर पाकिस्तान पसीने पसीने होगा। अभ्यास में सुखोई 30 की ताकत भी नजर आएगी, तो मिराज 2000, जिसका नाम सुनकर ही पाकिस्तान की पतलूनें गीली हो जाती हैं, वो भी आकाश में गरजता हुआ नजर आएगा। नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन, जो एक ऐसा नोटिस है जो हवाई क्षेत्र उपयोगकर्ताओं को हवाई संचालन से संबंधित किसी भी असामान्य स्थिति के बारे में सूचित करता है। इसे दूर संचार के माध्यम से वितरित किया जाता है, और इसमें खास तौर से वैमानिक सुविधाओं, सेवाओं, प्रक्रियाओं या खतरों के बारे में जानकारी होती है, जो उड़ान संचालन से संबंधित कर्मियों के लिए जानना आवश्यक होती है। और ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति हो, ऐसे समय में जब भारत मॉक ड्रिल करने वाला हो सिविल डिफेंस को लेकर, ऐसे समय में सीमाओं के लिए नोटम जारी करना सीधे तौर पर बताता है कि भारत की तैयारी कितनी ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। वीएन झा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधा सवाल है, एक तरफ कल देश भर में जहां मॉक ड्रिल होगी सिविल डिफेंस को लेकर, दूसरी तरफ नोटम के लिए नोटम जारी कर देना, सीधे तौर पर हवाई जो अभ्यास होगा, ये क्या कहता है, किस दिशा में संकेत करता है, और क्या बड़ा संदेश पाकिस्तान को देता हुआ नजर आता है? लावनी, ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। भारतीय वायुसेना किसी भी तरह का लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। देखिए, अभी जब से 22 की ये घटना हुई है, तब से जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो अपने प्रिपरेशन में लगी हुई है कि एक क्रेडिबल अटैक पाकिस्तानी जिहादी संगठन जो है उनके ऊपर में माउंट हो, और उसके लिए बहुत सारी चीजें प्रिपरेशन चल रही हैं। अब इस प्रिपरेशन जब चल रही है
तो इसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग थोड़े से लापरवाह हैं कि जो अटैक है वो दूसरे तरफ से भी माउंट हो सकती है। आप याद कीजिए 1971 की घटना, जब भारतीय वायुसेना अपने पूर्वी फ्रंट पे एक्टिव थी, बांग्लादेश में वो सारे जो ऑपरेशन था वो चल रहा था, लेकिन इधर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर में स्ट्राइक कर दिया था। देखिए, जब भी ये एयर अटैक होता है, पहला एयर अटैक होता है, सरप्राइज एयर अटैक होता है, तो उसमें एयर अटैक के चलते बहुत आपको नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे भी एयरपोर्ट में, हम एयरफोर्स को कुछ विमानों को क्षति हुई थी। तो इस बार ऐसे कोई एक सरप्राइज अटैक पाकिस्तान लॉन्च ना कर दे। बेसिकली इसके लिए ये एक जो नोटैम है वो एडवाइजरी जो है वो जारी हुआ है। इसमें क्या होता है कि जितने पूरे बॉर्डर एरिया है, इसमें जो एयर डिफेंस हमारा गन है वो एक्सट्रीमली जो अलर्टनेस में होती है वो होती है। यहाँ पे कोई भी एरोप्लेन बिना नोटिफिकेशन के एंटर नहीं करेगा इन एरिया में। और ये सूचना सिर्फ भारतीय वायुसेना या पाकिस्तानी के लिए नहीं है, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को है, क्योंकि नोटैम एक ऐसा वर्ड है जिसको कि जो इंटरनेशनल ICAO है, ICAO, वो भी इसको मानती है। तो जब भी आप इसको जारी करते हैं, सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एयर ऑपरेशंस करते हैं, वो भी इस चीज को बहुत सीरियसली लेती है। तो ये जो नोटैम हुआ है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक संकेत है कि अगर आपने इन एरिया में इंटर किया तो हो सकता है कि आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इसीलिए पहले से नोटैम ये जारी किया हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार जब बालाकोट के बाद कुछ क्षतियां हुई थी, हमारे भी एक हेलीकॉप्टर हमारे ही फायर से नीचे आ गए थे। तो इस तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए नोटैम इशू होते हैं। नोटैम का और सबसे जो बड़ा चीज ये होता है कि आज के दिन में जो पूरी की पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके अंदर में, उसके विसिनिटी में इंडियन एयरफोर्स के सारे एयरक्राफ्ट जो कि जो स्क्रैम्बल के लिए तैयार होती हैं कि अगर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट आए तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल होकर उसको इंटरसेप्ट करके उसको खत्म कर दें। तो उनको एक और एडिशनल एक एम्यूनिशन मिल जाता है कि उस समय में कोई भी और एयरक्राफ्ट विसिनिटी में नहीं होगा, आपके सिर्फ दुश्मन होंगे, तो आप उसको बड़े आसानी से मार के गिरा सकते हो, क्योंकि तब आपको कोई और वेरिफिकेशन करना नहीं होता है। तो ये सारी चीजें लेके ये नोटैम इशू हुआ है। और फिर से मैं दोहराता हूँ, ये एसेंशियली एक प्रिकॉशनरी स्टेप है जो कि अपने सेना को और जितने इंटरनेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको ये दी गई थी कि आप ये एरिया में या तो इंटर ना करें, या अगर इंटर करना हो तो पहले से परमिशन लेके तब इंटर करें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन सबों के लिए वाजिब है। ठीक है, तो क्या नोटैम के भी कई प्रकार होते हैं वीएन झा जी? जी हाँ, नोटैम के कई प्रकार होते हैं। नोटैम फॉर, अभी जो आपने बताया कि नोटिस फॉर एयरमैन में फ्लायर हैं, एक नोटिस फॉर एयर मिशन, इसमें मिशन स्पेसिफिक वार्निंग्स होते हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो ये नोटैम जो जारी किया गया है, ये स्पेसिफिक मिशन के लिए है। तो ज्यादा मैं बताने नहीं चाहूंगा इसके बारे में कि भारतीय वायुसेना क्या सोच रही है, लेकिन जिस भी कारण से उन्होंने ये नोटैम जारी किया हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक एडेड प्रिकॉशंस जो है उन्होंने ली है कि अगर हमें ऑपरेशन करना हो तो हमें वो जो लिबर्टी है वो हमारे हाथ में हो कि जब भी हमें ऑपरेशन करना हो, बेरोक टोक हम घुसेंगे और अपना जो काम है पूरा मिशन को जो है वो पूरा करके अंदर आ जाएंगे। उस समय में कोई भी एयरक्राफ्ट इस विसिनिटी में नहीं होगी, न ही दुश्मन की, न ही अपनी, और न ही इंटरनेशनली जो कोई ऑपरेटर्स हैं उनके एयरक्राफ्ट होंगे। तो ये नोटिफिकेशन अगेंस्ट जो एयर मिशन होते हैं, ये बड़े स्पेसिफिक, ऑपरेशनल स्पेसिफिक होते हैं। तो देखिए, अभी नोटैम जारी किया हुआ, हो सकता है कि ये सिर्फ प्रिकॉशनरी हो सबों के लिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये दुश्मन के लिए एक वार्निंग हो।
दुश्मनों के लिए एक वार्निंग हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जैसा कि आपने अभी भी बताया था कि इसके पहले भी जब करगिल युद्ध हो रहा था उस वक्त भी नोटैम जारी किया गया था, उसके बाद एक बड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिला था। इस बार भी कुछ ऐसी ही तैयारी नजर आती है? जी हाँ, तैयारी भारतीय वायुसेना ने बहुत जबरदस्त की है इस बार। देखिए, पूरे ऑल अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर या LOC एक भी इंच ऐसा जगह नहीं है जो कि रेडार के अंदर में नहीं है, या तो ये हमारे ग्राउंड रेडार के अंदर में है, या उस एरिया में हमारे जो एवैक्स या AEW है, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, तो ये वहां पे फ्लाई कर रहे हैं। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग इसको बोलते हैं, AEW को। तो एक भी इंच ऐसा जगह नहीं है जहां से कि दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट बिना हमारे नोटिस के घुस पाएगा, और अगर वो घुसा तो हमारे रेडार पे आएगा। और आज के दिन में लावनी, हमारे पास में इतने सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे आकाश, जैसे S-400, ये सब तो बहुत ही मतलब इतनी मारक क्षमता इसकी ज्यादा है कि दुश्मन तो सोच ही नहीं सकता है ऐसे रीजन में वो इंटर करने के लिए। तो आज चप्पे चप्पे पे भारतीय वायुसेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एकदम एक्टिव है। दुश्मन किसी भी तरह की यहाँ पे हरकत करने के लिए 5 बार सोचेगा कि वो इंटर करना चाहता नहीं करना चाहता है। अगर इंटर किया तो श्योर शॉट मारा जाएगा। और इसीलिए ये जो नोटैम जो आई हुई है, ये इसके लिए ही मैंने कहा था ना कि ये मोटिवेशन अगेंस्ट मिशन, ये जो चीज है ये इसके अंदर में आती है। तो मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूं भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को और इंडियन एयरफोर्स को कि वो इतनी अपनी स्थिति जबरदस्त की है कि आप नोटैम जारी करके बिल्कुल एक क्लियर संदेश अपने दुश्मन को दे रहे हैं कि इधर तुमने अगर नजर रखी तो बिल्कुल तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएगी। अब बिल्कुल आपने सही कहा। एक आखिरी सवाल बस चलते चलते आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि जब कभी भी एयर स्ट्राइक्स होती हैं तो निश्चित रूप से नोटैम जारी किया जाता है, जैसा कि अभी आपने पूरा विस्तार से बताया, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ता है युद्ध के समय खास तौर से? क्या एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या गोपनीयता पर किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ता है नोटैम जारी करने से? कहते हैं जो जानकार होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनके लिए इशारा काफी होता है जी। जब ये नोटैम जारी किया हुआ है तो दुश्मन ये समझ ले कि उसने अगर कोई ऐसी हरकत की तो उसके बाद उसकी क्या हाल होगी वो कोई नहीं जानता है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन मात्र है, एक इशारा मात्र है। और इसमें आपको काफी सारे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि क्योंकि देखिए एयर जो ऐसी चीज है, मतलब एयर स्पेस, जिसमें के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस, जहां पे कि आपके ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। तो जो आपने एक बार नोटैम जारी कर दी है, आपने इंटेंशन अपनी बिल्कुल क्लियर कर दी है पूरे विश्व के लिए, और उसके बाद जो अपना एक्शन लेते हैं, चाहे वो अपने ही क्षेत्र में लें, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे लें, या फिर दुश्मन के एयर स्पेस में लें, तो ये आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको दूसरे बात, मतलब सेकंड थॉट जो है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल, यानी इशारा ही काफी होता है। थैंक यू सो मच VN झा सर, हमारे लिए समय निकालने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो भारतीय वायुसेना और ये खास तौर पर जिस तरह से कल युद्धाभ्यास होगा, जिस तरह से नोटैम जारी किया गया है, अभी VN झा सर बता भी रहे थे कि सीधे सीधे एक बड़ा संकेत है और बड़ा संदेश दुश्मन के लिए भी है कि हमारी तैयारी किस पॉइंट पर है, हम कितने मुस्तैद हैं, और शायद इस युद्धाभ्यास की गर्जना मात्र से ही पाकिस्तान का जो हाल है वो किस तरह से बुरा होने वाला है, इसका अंदाजा हम यहीं बैठकर आसानी से लगा सकते हैं। चलिए, तो सीधे तौर पर भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर रहा है और पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। घबराहट, डर और सहमापन, ये सब कुछ पाकिस्तान के हर एक बाशिंदे के चेहरे पर है, और इन सब के बीच भारत की तैयारी इस लेवल पर है कि एक के बाद एक बैक टू बैक बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक के बाद मॉक ड्रिल की तैयारियां तेज हो गई हैं। कल का दिन बेहद खास। सिविल डिफेंस के लिहाज से कल देश भर में 259 जगहों पर मॉक ड्रिल होगी।
गांव स्तर तक की जाएगी ये मॉक ड्रिल की तैयारी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सिविल डिफेंस का अभ्यास होगा। देश भर में कल सिविल डिफेंस के लिए बेहद खास मॉक ड्रिल होने वाला है। ये वो मॉक ड्रिल है जो इशारा कर रहा है कि किस तरह से भारत युद्ध की स्थिति में अपने नागरिकों को तैयार करता है, किस तरीके से भारत पाकिस्तान को इस बार चौतरफा मार गिराने के लिए तैयारी कर रहा है। पहले कूटनीतिक स्तर पर और अब सैनिक स्तर पर भारत की तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान इस बार उसे भागते पानी नहीं मिलने वाला है। और इन सब के बीच हमारे मॉक ड्रिल की तैयारी और कल देर शाम 4 बजे की हम बात बता रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, दिल्ली में मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली में कल शाम 4 बजे मॉक ड्रिल होनी है। दिल्ली के सभी जिलों में कई ऐसे इलाके हैं जो खास इलाके हैं, वहां पर मॉक ड्रिल होनी है। पूरी दिल्ली में कल शाम 7 बजे क्रैश ब्लैकआउट का एक्सरसाइज भी किया जाएगा। कल शाम 7 बजे क्रैश ब्लैकआउट की स्थिति भी बनेगी और शाम 4 बजे मॉक ड्रिल। बेहद खास तैयारी कल दिल्ली में देखने को मिलेगी। दिल्ली के सभी जो खास इलाके हैं वहां पर मॉक ड्रिल शाम 4 बजे होगी सिविल डिफेंस को लेकर, और 7 बजे शाम क्रैश ब्लैकआउट की तैयारी भी खास तौर पर देखने को कल शाम 7 बजे मिलेगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 7 मई का दिन बेहद खास है, और वो 7 मई जो सीधे तौर पर अपनी देश की जनता को तैयार करेगी कि आपातकालीन स्थिति में उन्हें कितना तैयार रहना है। 259 जिलों में एक साथ होने जा रही मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास ही नहीं है, बल्कि भारत की नई रणनीतिक सोच और सुरक्षा दृष्टिकोण का स्पष्ट एक घोषणा पत्र भी है। ये ऐतिहासिक मॉक ड्रिल जो 1971 के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर आयोजित हो रही है, भारत के रक्षा ढांचे की मजबूती और नागरिक सहभागिता का प्रमाण है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के प्रमुख शहरों में यह बड़ा मॉक ड्रिल होने वाला है। एयर रेड साइरन बजेंगे, इसमें ब्लैकआउट की प्रक्रिया का पालन होगा और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों की पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया देना भी सिखाया जाएगा। यह केवल सैन्य तैयारियों की झलक नहीं, बल्कि भारत की संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा है, जिसमें हर नागरिक अब युद्धकालीन परिस्थितियों में भी प्रशिक्षित और सचेत रह सकेगा। ये कोई खेल नहीं, ये है युद्ध से पहले की तैयारी, यानी मॉक ड्रिल, जिसका मतलब अगर कल भूकंप आया, बाढ़ आई, बम धमाका हुआ या साइबर अटैक हुआ तो आप कैसे बच सकते हैं। कौन दौड़ेगा सबसे पहले, कहां होगी राहत टीम, कितनी देर में पहुंचेगी एम्बुलेंस, और क्या गांव वाला रामलाल भी जानता है कि खतरे में सबसे पहले क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है। दरअसल 7 मई को देश के 20 से अधिक राज्यों में 259 जगहों पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगा। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, कोर्ट, थाने, एयरपोर्ट और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर यह अभ्यास किया जाएगा। ऐसे आयोजित किया जाएगा इसे जैसे मानो असली आपदा आ गई हो। वहीं एयर हमला, हवाई हमला होने की स्थिति में आम नागरिकों को जान माल की रक्षा के लिए तुरंत शांतिपूर्ण और रणनीतिक कदम उठाने चाहिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अगर भारत में एयर स्ट्राइक जैसी आपदा की स्थिति होती है तो आम लोग कैसे बच सकते हैं। एयर हमला होने पर बचाव के जरूरी कदम, सायरन की आवाज पहचाने और तुरंत अलर्ट हो। अगर आसपास सायरन बजे तो ये एयर अटैक अलर्ट हो सकता है। ऐसे में घबराएं नहीं, तुरंत बचाव की प्रक्रिया अपनाएं। जल्दी से किसी मजबूत बिल्डिंग या तहखाने यानी बेसमेंट में छिप जाएं। घर में अगर बेसमेंट है वहीं जाएं, नहीं है तो घर के नीचे वाले कमरे में जाएं जो खिड़की रहित हो। शीशे और दरवाजों से दूर रहें। बत्ती और गैस बंद कर दें। मोबाइल साइलेंट रखें। बिजली बंद करने से आग या विस्फोटक का खतरा कम होता है। मोबाइल की रिंग या वाइब्रेशन से शांति भंग हो सकती है। दीवार से सटकर नीचे बैठें या जमीन पर लेट जाएं। सिर और गर्दन को तकिए, बैग या हाथों से ढक लें। अगर संभव हो तो सिर पर हेलमेट या मोटा कपड़ा रख लें। खिड़की से बाहर ना झांकें।
छत पर बिल्कुल ना जाएं। हमले के दौरान ऊपर से गिरने वाले मलबे या बम का खतरा रहता है। तस्वीरें या वीडियो बनाने की कोशिश जानलेवा हो सकती हैं। रेडियो या सरकारी चैनल्स पर अपडेट सुनते रहें। बिजली बंद है तो बैटरी वाला रेडियो सबसे कारगर है। सरकारी निर्देशों का पालन करें। इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखें। टॉर्च, पानी, ड्राई फ्रूट्स, जरूरी दवाइयाँ, मास्क, रेडियो और जरूरी कागज जैसे आईडी, बैंक डॉक्यूमेंट एक बैग में तैयार रखें। जैसे ही ऑल क्लियर सायरन बजे तभी बाहर निकलें। दोबारा हमला हो सकता है, इसलिए पहले सायरन खत्म होने और रेडियो पर सूचना मिलने तक सुरक्षित जगहों पर रहें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। उन्हें घबराने ना दें, उनके साथ रहें। बच्चों के कान बंद करें ताकि सायरन या धमाकों की आवाजें ना उन तक पहुंच पाएं। इस बार मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट कॉन्सेप्ट भी शामिल है, यानी कुछ देर के लिए बिजली, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा ताकि देखा जा सके कि जनता और सिस्टम बिना टेक्नोलॉजी के कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। गांवों में भी ये ड्रिल की जाएगी। वहां पंचायत भवन को कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और स्थानीय मास्टर जी, ग्राम सेवक और स्वयं सेवक पहले रिस्पॉन्ड की भूमिका में रहेंगे। जहां एम्बुलेंस देर से आती है वहां बैलगाड़ी को ही रेस्क्यू व्हीकल माना जाएगा या और भी जो गाड़ियां वहां चलती हैं। इस दौरान जनता को घबराने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। अगर सायरन बजे तो तुरंत प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को ना फैलाएं। पहले से एक इमरजेंसी किट बना लें जिसमें टॉर्च, पानी, कुछ दवाइयां और रेडियो। एक सिविल डिफेंस अधिकारी ने बताया कि ये केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा का टेस्ट है। इसका मकसद है हर नागरिक को ये सिखाना कि आपदा के समय खुद को दूसरों से कैसे सुरक्षित रखा जाए। 7 मई को जब देश में सायरन बजेगा, रेस्क्यू टीमें पहुंचेंगी, लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएंगे, तो ये एक संकेत होगा कि देश केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत हो रहा है। याद रखिए, आपदा कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू होनी चाहिए और इसी तैयारी का सबसे बड़ा अभ्यास 7 मई की मॉक ड्रिल है। देश के 20 से अधिक राज्यों में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, कोर्ट, थाने, एयरपोर्ट और भीड़ वाली जगहों पर यह अभ्यास किया जाएगा। इसे ऐसे आयोजित किया जाएगा जैसे मानो ये असली आपदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। गीदड़ भपकियां दे रहे थे, आज उनकी आंखों में पानी रहता है, क्योंकि पानी से ही तो हमने पहला वार किया था। याद होगा आपको, सीसीएस की पहली मीटिंग 23 तारीख को होती है और सबसे बड़ा कदम उठाया जाता है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को रोककर। इस समझौते को जिस तरीके से भारत ने रोका, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने की कगार पर आ गया। और इन सब के बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान आ गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम ने बड़ा बयान दिया है। भारत के हक का पानी भारत में ही बहेगा। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी है, चुनौती है और ये बताया जा रहा है कि जिस सिंधु जल पर इतराया करता था पाकिस्तान, दरअसल उसका हक, वो भारत की हकमारी कर रहा था। भारत के हक का पानी भारत में ही बहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर दी है। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत की तरफ से यह बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक बड़ी चुनौती है। और इन सब के बीच तैयारियों की कड़ी में ही 9 मई को रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक भी होने वाली है। बेंगलुरु में 9 मई को संसदीय समिति की बैठक होगी और दूसरी तरफ 10 मई को मुंबई में संसदीय समिति की बैठक होगी। बैठक में रक्षा रणनीति पर हो सकती है अहम चर्चा। तो एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स और इन मीटिंग्स के दौरान रक्षा मामलों से जुड़ी हुई अहम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा और इसके बाद पाकिस्तान को सीधे तौर पर उसकी असली हैसियत बताने के लिए जो रणनीति तैयार की गई उसको अमली जामा पहनाने का सही वक्त, सटीक वक्त। तो बैठकें चल रही हैं। लगातार बैठकों में यह तय हो रहा है कि पाकिस्तान को इस बार कैसे सबक सिखाना है। हम अपनी तैयारी में हैं और इस तैयारी से ही इस्लामाबाद में कपकपी देखी जा रही है। भारत की हर रणनीति पर पाकिस्तान के लिए सिरदर्द जैसी स्थिति बन गई है। 7 मई को देश के कई जिलों में जब एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन होगा,
200 से ज्यादा जिले होंगे। जब यह अभ्यास होगा तो ये एक घोषणा होगी सीधे युद्ध की। भारत अब आतंकी फंडिंग और सीमा पार साजिशों पर सिर्फ निंदा नहीं, निर्णायक वार करने के मूड में आ गया है। पीएम मोदी की नीति पूरी दुनिया के सामने साफ है कि अब आखिरी आतंकी भी नहीं बचेगा। और जब प्रण इतना मजबूत हो तो तैयारी भी उतनी ही ताकत के साथ सामने रखनी चाहिए। और कल होने वाला मॉक ड्रिल ये उसी ताकत को ही परिलक्षित करता हुआ नजर आएगा। रिपोर्ट देखिए। भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। बैठकें हिंदुस्तान में हो रही हैं, लेकिन कपकपी इस्लामाबाद में देखी जा रही है। रणनीति हिंदुस्तान बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो रही हैं। 7 मई को होने जा रहा है भारत का अब तक का सबसे बड़ा मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय ने युद्ध जैसे हालात से निपटने की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। देश के 244 जिलों में एक साथ युद्ध अभ्यास होगा। दिल्ली से लेकर पुंछ तक, श्रीनगर से लेकर बेंगलुरु तक पूरा देश अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी बेहद साफ है। अब आतंक के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। आखिरी आतंकी का भी खात्मा तय है। उधर अमेरिका भी अब खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिकी हाउस स्पीकर ने 2 टूक कह दिया है, आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन मिलेगा। Yes, we have great sympathy for what's happening over there, and we want to stand with our allies. I think India is a very important partner to us in so many ways. I hope that the trade negotiations will work out well between the two countries. No one asked me about tariffs. I'm glad. Yes, but आज पाकिस्तान की बौखलाहट की इंतहा है कि लगातार 12वें दिन उसने सीज फायर तोड़ा, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार की तरह मुंहतोड़ जवाब दिया। यूएनएससी के बंद कमरे की बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। नतीजा शून्य रहा और पाकिस्तान की बेशर्मी चरम पर। आलम यह है कि पाकिस्तान का स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल कहता है कि अगर मोदी हमें जन्नत दे दें तो हमें खुशी होगी। तो वहीं पाकिस्तान का सीनियर नेता फजलुर रहमान ने नेशनल एम्बेसी से वॉकआउट कर दिया। शरीफ सरकार के पास अब कुछ नहीं बचा है। वहीं पाकिस्तान के विपक्ष नेता अयूब खान ने तो खुद ही बता दिया कि भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के जरिए पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। हिंदुस्तान क्या करेगा ये एस्केलेशन, और उस पर भी आपकी स्पीच में अपने आप को मैं आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जनाब स्पीकर, ये कोई शब बारात की सुरसुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। इधर दिल्ली में हालात बिल्कुल, तो देखा आपने, ये तैयारी है। रणनीति हिंदुस्तान बना रहा है, तैयारियां भारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज कब्रिस्तान चिन्हित कर रही है। जी हां, चौंकने की जरूरत नहीं है। भारत ने अब चेतावनी नहीं, प्रतिशोध की तैयारी कर ली है। पहलगाम हमले के बाद से जो लावा उबल रहा है, अब वो सिर्फ सीमाओं तक नहीं रुकेगा। अब हर आतंकी ठिकाने तक हिंदुस्तानी हथियार पहुंचेंगे और पाकिस्तान को जन्नत का रास्ता दिखाया जाएगा, जो वो अपने आतंकियों के लिए अक्सर मांगा करता है। 72 हूरों के पास भेजना है ना। इस बार न कोई युद्ध विराम होगा, न कोई बातचीत। ये लड़ाई है आतंकी सोच के खिलाफ, और इस सोच के जनक पाकिस्तान की मिट्टी हिला चुकी है भारतीय नीति। हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी, हमारे खिलाफ इस किस्म का कदम उठाया गया
कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी बात है, ये हमें डराएगा। ओ भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जो ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ। ये सब सारी इस दुनिया पे हमारा ये एतमाद ईमान है कि भाई हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो सुना आपने, पाकिस्तान के मंत्री तक जानते हैं कि हिंदुस्तान की सेना इस बार उनको जन्नत का रास्ता नहीं दिखाएगी बल्कि सीधा जन्नत पहुंचाएगी। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार भी सिर्फ दिखावटी तैयारियों में लगी और केवल सुर्खियों में भौंकने का काम कर रही है कि असल में तो पाकिस्तान की संसद में कुछ और ही चल रहा है। जनाब स्पीकर, आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट रो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त में तो चाहिए था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहाँ खड़े हैं। जो इससे पहले हमारे ISPR के DG ब्रीफिंग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ऐवान को जरा बराह रास्त और मुत्तला किया जाता है इस सारी सूरत हाल से। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है और न हमारे मुल्क की इस मखसूस हालात का कोई संजीदगी से नोटिस दे रही है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे, हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाया आखिर। तो इसलिए मैं कम से कम ऐवान से जाना चाहता हूं और इस ऐवान का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो देखा आपने कि पाकिस्तान के डर का आलम यह है, घबराहट इस कदर छाई हुई है कि कुछ भी अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बयान ही बताते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो उसकी क्या हालात होते हैं। इधर कुछ परिस्थितियां पाकिस्तान के लीडर्स ही बयां कर रहे हैं और कुछ परिस्थितियां पाकिस्तान की मीडिया बयां कर रही है। पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो आपको हमने ये तो दिखाया कि पाकिस्तान दावे और तैयारी किस तरह से दावे तो करता है लेकिन तैयारी कितनी खोखली है। लेकिन अब हम आपको वो दिखाने वाले हैं जिस तस्वीर में ये साफ है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है और शुरू से ही उसके असली मंसूबे क्या रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की असल पहचान क्या है, उसका बखान हिंदुस्तान या कोई और देश नहीं बल्कि खुद उनका देश यानी पाकिस्तान की मीडिया ही कर रही है। और अब जब हिंदुस्तान से युद्ध जैसे हालात बने हों तो पाकिस्तानी मीडिया भी पाकिस्तान की सरकार और सेना को आईना दिखाने का काम कर रही है। पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान सरकार को साफ शब्दों में सबूतों के साथ ये कह रहा है कि पाकिस्तान की असली पहचान आतंकिस्तान है और पाकिस्तान की हिंदुस्तान के सामने कोई औकात नहीं है। हम भी आज आपको ऐसा ही एक सबूत दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने जो सीधे तौर पर प्रमाणित भी किया है। देखिए, बात करेंगे पाकिस्तानी कौम को इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि इस इलाज के तौर पर अमरीकी, भारतीय और इसराइली साजिश के लॉलीपॉप देने के बजाय बताया जाए कि सिर्फ गुज़िश्ता 3 सालों में 3,900 पाकिस्तानियों को 225 खुदकुश हमलों में हलाक किया गया है। कौम को जोर देकर बताया जाए कि इन 225 खुदकुश हमलावरों ने न मस्जिदों को नमाज जुमा और न अफ्तार के वक्त बख्शा, न बाजारों को बख्शा, न स्कूलों को बख्शा। यह आफत बपा करने वाले खुदकुश हमलावरों में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी अमरीकी नहीं था और एक भी इसराइली नहीं था, बल्कि सब के सब, जी हां, सब के सब खुदकुश हमलावर पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे। इस हकीकत के साथ
ये कड़वा जहर भी निगलने के हालिया सालों में दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी के तकरीबन तमाम बड़े वाक़ात में या तो पाकिस्तानी इस्तेमाल हुए या पाकिस्तान की सरजमीन पर उनकी प्लानिंग की गई। पाकिस्तान अस्करियत पसंदों, इंतहा पसंदों या खालिसतन दहशतगर्दों की जन्नत बनता नजर आ रहा है। 1985 कराची में पैन एम तैयारे को अगवा करने की कोशिश की जाती है। 22 लोग हलाक होते हैं। अगवा करने वाले फलस्तीनी नजदाद हैं और अबू नदाल तंजीम से अपना ताल्लुक बताते हैं। गिरफ्तार होते हैं 5 फलस्तीनी और उनके 7 पाकिस्तानी। वक्त आगे बढ़ता है। CIA पर हमला होता है। CIA के हेडक्वार्टर पर 25 जनवरी 1993 पर हमला होता है। 2 CIA एहलकार होते हैं। हमला करने वाला एक पाकिस्तानी की हैसियत से शनाख्त होता है और 15 जून 1997 को डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी एमल कासी अमरीकी गिरफ्तार करते हैं। उसको उठा के अमरीका ले जाते हैं और वहां पर उसको सजाए मौत देते हैं। न्यूयॉर्क में पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका होता है। 26 फरवरी 1993 को हलाकतें 6 होती हैं। हमला करने वाला, प्लानिंग करने वाला रमजी मोहम्मद यूसुफ है। बाद में गिरफ्तार होता है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में गिरफ्तारी होती है 7 फरवरी 1995 को। अमरीकी उसको उठा के ले जाते हैं न्यूयॉर्क और वहां पर उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। कीनिया और तंजानिया में अमरीका के बड़े सिफारतखानों पर हमला होता है। 7 अगस्त 1998 का वाकया है। इसकी प्लानिंग करने वाला पाकिस्तान से गिरफ्तार होता है। 25 जुलाई 2004 को गुजरात से अहमद खलफान गिलानी को गिरफ्तार किया जाता है। यमन के करीब अमरीका के बहरी बेड़े पर USS कोल पर हमला होता है। हमले में 17 अमरीकी फौजी हलाक होते हैं। 13 अक्टूबर 2000 के होने वाले इस वाक़े की प्लानिंग करने वाला कराची में से गिरफ्तार होता है। 27 अप्रैल 2003 को जब वलीद मोहम्मद बिन अताश को गिरफ्तार किया जाता है। कराची के शेरेटन होटल पर हमला होता है। हलाक होने वाले 11 फ्रांसीसी इंजीनियर्स हैं जो पाकिस्तान के नेवी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गिरफ्तारी 8 सितंबर 2005 को कराची में होती है और मुफ्ती मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार किया जाता है। फ्रांस आज भी इस वाक़े की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस, यूरोप और अमेरिका ही नहीं, इंडोनेशिया में जब सबसे बड़े धमाके होते हैं उसके सयाहती मकाम बाली के करीब जिसमें हलाकतें होती है 202, इसका प्लानर, इसका सबसे मरकजी किरदार अब से थोड़ी दिनों पहले पाकिस्तान से गिरफ्तार होता है और जी हां, एबटाबाद से ही गिरफ्तार होता है। उसका नाम उमर फाटेक है जो कि इस वक्त अब इंडोनेशिया तहवील में है। तो देखा आपने, अब प्रमाण हम नहीं दे रहे, ये सबूत भारत नहीं दे रहा है। ये प्रमाण, ये सबूत, ये साक्ष्य, गवाही तो खुद पाकिस्तानी मीडिया दे रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ आतंक को पाला और आतंकियों को दुनिया भर में फैला दिया। और पाकिस्तान के आईने पर लगी हुई धूल को जब पाकिस्तान का ही मीडिया साफ करता हुआ, उसे बेनकाब करता हुआ नजर आता है, तो आप ये समझ जाइए कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही अब उसकी सेना, सरकार, स्टेट एक्टर्स यानी आतंकी और ISI के खिलाफ एक आक्रोश है, एक रोष है, एक उबाल है। भारत तो तैयार है। भारत ने ठान लिया है, एक प्रण ले लिया है कि छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं। अब पाकिस्तान का क्या होगा, अगला 48 घंटा कितना अहम है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।